आबादी बहनें, बेटियां, माताएं ही देंगी। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर कर ही रहेंगे। यानी कि अभी भी उन्होंने विश्वास जताया है कि किस तरीके से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, राष्ट्र के नाम संबोधन और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ भी खास मेहमान मौजूद हैं। मीनाक्षी लेखी जी हैं हमारे साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो जुड़े हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों का हम रुख करते हैं। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री के संबोधन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमारे सहयोगी शैलेंद्र और मेघना भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम रुख करेंगे। मीनाक्षी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा जैसे तमाम बड़े दलों को जिम्मेदार ठहराया है। देश की आधी आबादी के हक में सबसे बड़ा रोड़ा बताया और उम्मीद जताई है कि अभी भी ये लड़ाई जारी रहेगी और उनका हक उनको दिलाया जाएगा। मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ अशोक टंडन जी भी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद है। अशोक जी, प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन की बड़े तरीके से अगर समीक्षा की जाए, क्या बड़ी एक संदेश साफ तौर पर देश के नाम, खासतौर से आधी आबादी के नाम? अशोक जी। प्रधानमंत्री जी ने आज विपक्ष की पोल खोल दी कि विपक्ष जो है वो किसी भी तरह से सरकार को अच्छा काम करे या बुरा, उसका विरोध ही करना है। ये जो मानसिकता थी उसके बारे में एक तरह से देश को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हर कदम पर कांग्रेस विशेष तौर से रोड़े अटकाती आ रही है। और ये आज की बात नहीं है, उनकी ये जो नकारात्मक मानसिकता है ये स्वतंत्रता के बाद से भी उन्होंने उसके उदाहरण दिए। किस प्रकार से आजादी के बाद से जब बाकी देश आगे बढ़ गए, हम पिछड़े रहे, क्योंकि किसी भी तरह के रिफॉर्म के पक्ष में कांग्रेस कभी भी नहीं रही। तो ये जो इस बार उन्होंने कदम उठाया है, इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, महिलाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए एक विश्वास दिलाया कि ये जो हमारा संकल्प है, हम इससे अडिग हैं, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमें और बहुत अवसर आएंगे, लेकिन हम इस मानसिकता को किस तरह से एक्सपोज करना है, आज वो जो प्रयास प्रधानमंत्री ने किया और एक एक करके गिनाया उन्होंने कि उन्होंने किस तरह से बाकी जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको किस तरह से भ्रमित किया और उनका भी नुकसान किया। उन्होंने एक एक दल का नाम लेकर कहा कि डीएमके ने जिस तरह से इसका साथ दिया विरोधियों का, तो उससे तमिलनाडु की जनता को कैसे नुकसान हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से कांग्रेस का साथ दिया, तो बंगाल की जनता के साथ कैसे धोखा हुआ। सपा का तो उन्होंने विशेष तौर से जिक्र किया जी कि लोहिया जी महिलाओं के आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध थे। 60 सैकड़ा, वो लोहिया जी 60 सैकड़ा का नारा देते थे, यानी 100 में से 60% महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। और यहाँ सपा ने केवल राजनीति के चलते 33% का भी विरोध कर दिया। तो सपा को भी उन्होंने एक तरह से आज आईना दिखा दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि देश के सामने कई तरह की एक बहस चल रही थी कि कैसे ये विधेयक जो है, और उस बहस में प्रधानमंत्री ने कई हुई। तथ्यों को सर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने रखा है। मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद साफ तौर से ये कहना, ये लड़ाई जारी रहेगी और ये हक जो आधी आबादी का है उन तक दिलाया जाएगा। हौसला बुलंद है, इरादा अडिग है, यानी कि अभी भी आगे तमाम प्रयास जारी रहेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण इस बिल के प्रति और महिला आरक्षण के प्रति न केवल सचेत है, बल्कि अग्रिम रूप से इस लड़ाई की भागीदारी भी उसने सहज की है। आपको शायद आपके माध्यम से मैं देश को ये बताना चाहती हूँ कि आज से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर एक प्रकार का 33% वाला आरक्षण हमारे यहाँ मंडल से लेकर ऊपर तक है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उसकी एक तिहाई पदाधिकारी जो है वो महिलाएं हैं। महिला मोर्चा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेन बॉडी है उसके अंदर महिलाएं जो है पूर्ण रूप से सहभागिता रखती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 1996, उसके बाद 98, उसके बाद 2002 और तमाम तरफ जब भी ये बिल पारित होने के लिए संसद में आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने
पूर्ण रूपेण सहयोग दिया और बिल के पक्ष में जो है वोटिंग भी की। तीसरी चीज़, शायद बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जिस समय मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक महिला गवर्नर थी गुजरात की, और उनके समय पर प्रधानमंत्री जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने महिला आरक्षण को पारित किया था और 50% महिलाओं को जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत है, उसमें 50% आरक्षण दिया था और निर्मल पंचायत करके पंचायतों में दुगना पैसा देने की बात थी। जो गांव अपने यहाँ से 100% महिलाओं को पंचायत में भेजेंगे। उसी के साथ में महिला आरक्षण बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को मिले, उसके लिए बिल पारित हुआ था, जो पारित होने के बाद कांग्रेस के यहाँ पर रहते केंद्र में आया था और उस पर कभी राष्ट्रपति जी की मोहर और हस्ताक्षर नहीं मिले। तो ये तो असलियत है। तो जहां तक प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है इस विषय को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है इस विषय को लेकर, वो केवल कहने की बात नहीं है, वो करने जैसी बात है और वो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने करके हर प्रयास करके दिखाया है और पूरे देश के सामने है। बिल्कुल, आप बनी रही, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र संसद भवन के पास जुड़े हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन मीनाक्षी जी, आपसे ही दूसरा सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ भी षड्यंत्र करके उनका भी नुकसान किया। तमाम राज्यों को मिल सकने वाला संभावित जो लाभ था, आधी आबादी को मिलने वाला जो लाभ था, उस पर भ्रम फैलाकर एक प्रकार से पूरा षड्यंत्र करके इस तरीके से उसने कोशिश की ताकि उनके साथ भी उसने अन्याय किया तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ में। मीनाक्षी जी, देखिए, जो पिछली बार अगर हम 23 का जो बिल पारित हुआ उसको अलग करके उससे पहले की अगर हम इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि हर बार वो SC ST और इन सब के नाम पर नारा लगा के रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का बात करके उसको गुमराह करते रहे और उस पर षड्यंत्र करके उसको टरकाते रहे। पिछली बार जो 23 में बिल पारित हुआ उसमें उस विषय को सामने रखकर जिस प्रकार से बाकी अन्य क्षेत्रों में 334A और 334 में A आर्टिकल में A डाल के कि जो प्रकार से आरक्षण है जनरल सीटों के ऊपर जो SC ST का आरक्षण है, वैसे ही ये 33% जो महिला आरक्षण है उसके भीतर भी SC ST महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब वो बात भी हो गई, तो अब किस पे घुमा सकते हो? तो इन्होंने फिर OBC की बात चालू की। तो आप मुझे बताइए कौन से हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो DMK है, चाहे वो सपा है, चाहे वो RJD है, चाहे अन्य पार्टीज हैं, उन सब में जितने OBC हैं और सबसे अधिक संख्या में OBC हैं बाय द वे संसद के अंदर, वो बिना आरक्षण के जीते या नहीं? तो सारी सीटें महिलाओं को दे दो, किसने रोका आपको? सारी OBC महिलाओं को दे दो, जितने पुरुषों को देते उतनी महिलाओं को दे दो, किसी ने उस पर रोक तो नहीं है ना। तो ये OBC का विषय बिल्कुल अनकनेक्टेड विषय को आधार बनाकर जो है बात करना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी जो मुझे लग रहा था कि मतलब अपनी बात को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है। सीरियटन में बात जिसको कहना नहीं आता, खुद परिवार के माध्यम से जो लोग संसद में पहुंचे हैं वो पूरी महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं कि महिला आरक्षण को हमने फेल तो किया, लेकिन वो डिलिमिटेशन के आधार पे किया। अरे भैया, जब तुम ज्यादा सीटों के ऊपर महिलाओं को सीटें नहीं दे पा रहे तो कम सीटों पे दोगे क्या? तो अब तक तो 543 की पावर शेयर नहीं करनी थी, अब 800 कुछ की शेयर नहीं करनी है, बढ़ने के बावजूद भी उन्हें महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। तो ये झूठ मूठ की बात है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सब महिलाओं के अधिकार छीनने की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यबद्ध है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे और लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर पे। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी मौजूद है, हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र और मेघना भी हमारे साथ जुड़े हुए। मेघना गुजरात से, अहमदाबाद से हैं और शैलेंद्र संसद भवन परिसर से। अशोक जी, आपके पास आऊँ उससे पहले जल्दी से अपने सहयोगियों से रिएक्शन ले लेता हूँ। शैलेंद्र, क्योंकि आप पार्लियामेंट में मौजूद हो, कल इतिहास एक तरीके से बन सकता था लेकिन वो मौका चूक गया। प्रधानमंत्री साफ तौर से कहते हैं कि ये महज एक बिल की बात नहीं बल्कि कांग्रेस की उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो रिफॉर्म विरोधी है, महिलाओं को हक दिलाने के खिलाफ है, यानी कि लड़ाई संसद से सड़क तक अभी जारी रहेगी। शैलेंद्र, बिल्कुल, कल हमने देखा था कि जब ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया था नरेंद्र,
तब किस तरह से मेजें थपथपाई थी तमाम जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल थे। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि महिलाओं का जो अपमान हुआ है, महिलाएं इसे याद रखेंगी, इसे भूलने वाली नहीं है। और कल हमने देखा कि जैसे ही ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया, उसके ठीक तुरंत बाद हमारे पीछे जो मकर द्वार है, यहीं पर बीजेपी की महिला सांसद आई, उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के रुख के खिलाफ प्रदर्शन किया। और देशव्यापी प्रदर्शन हमने आज देखा है बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर ये बात देश भर में, खासतौर पर आधी आबादी को बीजेपी और एनडीए के नेता बताएंगे किस तरह एक मौका था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। और उसमें एक बार फिर रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है, जो 40 वर्षों से पहले लगातार रोड़े अटकाते रहे। और अब जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रयास किया था, तो फिर से इस पर रोड़ा अटकाया है। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए के नेता देश भर में बता रहे हैं। और हमने देखा है आज कई जगह पर प्रदर्शन भी, राहुल गांधी के आवास पर भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किया था। मेघना भी हमारे साथ जुड़ी है अहमदाबाद से, उनका भी इनपुट लेते हैं। मेघना, क्योंकि अब विरोध प्रदर्शन भी हुआ और प्रधानमंत्री ने तमाम विषयों को विस्तार से स्पष्टता के साथ अब रखा है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। किस प्रकार का आज गुजरात या तमाम अन्य शहरों से, वहां पे अहमदाबाद और अन्य शहरों से फीडबैक मिला है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कल संसद में हुआ है? मेघना। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से मीनाक्षी जी ने कहा कि गुजरात में एक गवर्नर थी, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कमला बेनीवाल थी जब गवर्नर, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी मुखर थे, उस समय भी विमेन रिजर्वेशन को लेके। तो आज चूंकि ये देखिए, ये आम बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से संबोधन करते हैं। और देश का संबोधन उन्होंने किया, सबसे पहले उन्होंने खेद व्यक्त किया, उसके बाद उन्होंने विपक्ष की मानसिकता के बारे में कहा, उसके बाद एंटी रिफॉर्मिस्ट दल की नीति कर रहे हैं, देश हित की नीति नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी भ्रूण हत्या जैसे कड़े शब्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एजेंडा जो एक तरीके से रूमर्स फैलाने की और उसके साथ ही अटकाने का जो काम विपक्ष ने किया है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो गुजरात में भी, चूंकि कल सबको इस बात की उम्मीद थी कि ये एक ऐसा देश हित का निर्णय है जिसके लिए बहुत महिलाएं इंतजार कर रही थी, सेलिब्रेटरी माहौल था काफी जगहों पर गुजरात में कि अगर ये पूरी तरीके से या अगर इसको समर्थन मिल जाता है तो एक बहुत ही खुशी का माहौल होगा महिलाओं में। लेकिन उसके बाद कड़ी प्रतिक्रियाएं गुजरात में भी महिलाओं की तरफ से आ रही हैं। वो मौका कहीं ना कहीं चूकता नजर आया। नीरज सिंह भी हमारे सहयोगी झारग्राम पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ तौर से कहते हैं कि तमाम राज्यों, जिसमें टीएमसी का जिक्र करते हैं, कि उसके पास मौका था कि अपने राज्य की ज्यादा आवाज को मुखर करने के लिए संसद में वो मौका उन्होंने गवा दिया है। चुनाव भले ही चल रहा है, लेकिन एक तरीके से सच्चाई को भी सामने रखा है। नीरज। देखिए, बिल्कुल सच्चाई को सामने रखा है। और आप देखें कि आने वाले समय में चुनाव भी है और करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं और एक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो जागरूक रहती हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपनी बातों को सामने रखने को लेकर। और हमने यहाँ झारग्राम में देखा कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था, उस समय भी कई सारी महिलाएं टीवी स्क्रीन के सामने खड़ी हुई थी ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। और निश्चित तौर पर टीएमसी ने एक मौका था, उसको गवाया है। हमने देखा है कि किस तरीके का बर्ताव टीएमसी का रहा है और महिलाओं के उत्थान की बात ये पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन जब सच में महिला आरक्षण देने की बात आती है तो कदम पीछे कर लेते। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो महिलाएं वो देख रही हैं। और दूसरा, आप देखें कि प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जो रास्ता है वो जरूर टीएमसी, सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने रोका है, लेकिन इस रास्ते को आगे भी लगातार चलाया जाएगा। आगे भी महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए जो काम है वो पार्टी करती रहेगी और उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही या कमी नहीं आने देगी। इसके साथ साथ उन्होंने मानसिकता का भी जिक्र किया कि कांग्रेस किस तरह से, चाहे ईडब्ल्यू के आरक्षण की बात हो, 370 धारा 370 को हटाने की बात हो, जीएसटी की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड़े अटकाने का काम करती है और रिफॉर्म विरोधी एक तरीके से रही है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात का जिक्र उन्होंने किया है। नीरज, थोड़ा समय की सीमा है,
इसमें अशोक कोई टंडन दोहराई जी हमारे नहीं है साथ वरिष्ठ कि पत्रकार भारतीय मौजूद जनता हैं। पार्टी अशोक जी, स्पष्ट तौर से सवाल इस यही कि मुद्दे को परिवारवादी लेकर जो और इस पार्टियां हैं आरक्षण को उन लेकर पर भी आगे कहीं ना बढ़ने कहीं की प्रधानमंत्री सीधे कहते हैं कि साहब आप अपने परिवार के आगे की महिलाओं के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, एक चीज। और दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री ने स्पष्टता से अपने इरादे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात को रखा है, अब बात यहां से आगे और संदेश यहां से आगे जाएगा कैसे? अशोक जी। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि अगर विपक्ष चाहता था कि भाई इसका क्रेडिट कौन ले, तो उन्होंने कहा कि मैं तो, आप ले लीजिए क्रेडिट, मैं तो अखबार में विज्ञापन देकर कहूंगा कि ये मेरा क्रेडिट नहीं है, पूरे देश के लिए है। लेकिन ये जो संकुचित विचारधारा थी, एक पॉलिटिक्स करके किसी तरह से ये दिखाना, जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखिए सरकार हार गई, तो उनका सरकार हारी नहीं है। हमें 66% मत नहीं मिला, लेकिन देश की 100% महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ हैं, और वो महिलाएं इस झूठ का, इस पाप का की सजा देंगी इनको। और क्षेत्रीय दलों को जो एक असुरक्षा की भावना आ गई जी। कि कहीं हमारी परिवारवाद की पार्टी में किसी तरह से महिलाएं आगे ना आ जाएं, तो ये सब चीजों को उन्होंने खोलते हुए और ये विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं के सहयोग से हमारा जो इरादा है, वो संकल्प है, हम इसको किसी तरह से पूरा करेंगे। लेकिन आज विपक्ष जो है वो जी देश के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और ये देश की महिलाएं देख रही हैं, और वो इस पाप के लिए विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये लड़ाई अपने आप में आगे जारी रहेगी, इस बात का संकल्प भी प्रधानमंत्री ने दोहराया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों शैलेंद्र, नीरज, मेघना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण खबर के साथ न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार